हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यूअसली चल रहा है दोस्तों, जिसमें मुश्किल से 8 से 10 लेक्चर और बचे हुए हैं और इनके बाद में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र 2 में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा पर। संसद का एक अंग है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण अंग संसद का जो होता है वो है लोकसभा, है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिन तीनों से मिलकर के जो एक संसद का निर्माण होता है। तो आज दोस्तों संसद के निर्माण से लेकर के लोकसभा तक में हम फुल डिस्कस करेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत हम राज्यसभा के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वैसे तो राष्ट्रपति पर हमारा लेक्चर पहले ही हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले एक बार दोस्तों संसद के गठन को देखने से पहले आप जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो हमारा इसी सीरीज में जो लेक्चर हुआ है उसे जरूर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में। दोस्तों सेशन में बढ़े उससे पहले जो हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, लोधाजी क्लासेस की इस बीए प्लेटफॉर्म पर, सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक, बीए के सभी विषयों को आपके सिलेबस के अनुसार पूरे विस्तार पूर्वक दोस्तों टॉपिक वाइज लाया जाता है, जिसमें स्टडी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं दोस्तों। फुल डाटा के साथ में फुल लेंथ क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। और आपके डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों हम आपको व्हाट्सएप पर कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इन सब के अलावा आपको नोट्स भी दोस्तों, ये जो क्लास नोट्स होते हैं ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। जल्दी से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में जो है, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, जहां पर आपको सभी लेक्चर की डेली लेक्चर जो होते हैं हमारे, उनकी लिंक भी मिल जाएगी और साथ में सभी लेक्चर के जस्ट बाद में आपको उसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते शुरुआत करते हैं अपने सेशन की आज की। दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है लोकसभा का। दोस्तों यहां से ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम पर दोस्तों, लोधाजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर ले। अगर आप थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक हमारे साथ कंटिन्यूअसली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप कंप्लीट बीए करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्टों को पूरे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को आज के। दोस्तों आज की यूनिट, फोर्थ यूनिट हमारी स्टार्ट होने जा रही है। इस 4 यूनिट के अंतर्गत दोस्तों दो टॉपिक पर हमें पढ़ना है, विशेषकर लोकसभा और राज्यसभा। प्रथम टॉपिक में हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। सेकंड टॉपिक होगा उसमें विधानसभा अर्थात राज्यों में जो विधानसभाएं होती है, विधान परिषद होती है, उन पर की। ठीक है, तो दोस्तों आज से एक ये पूरी कहानी वाइज, एक कहानी के रूप में शुरुआत होने जा रही है। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, इनको आगे हम बढ़ेंगे स्लाइड में। तो दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, इनकी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। आप में से अगर किसी ने लोकसभा या राज्यसभा को पहली बार सुना है, हो सकता है दोस्तों कोई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th क्लास में, 12th में साइंस या मैथ्स सेक्टर से आते हैं और बीए एकदम आ जाती है उनके सामने, तो इन सब्जेक्टों को एकदम से वो जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनको। ठीक है, तो उन सभी दोस्तों को ध्यान में रखते हुए ही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे लोकसभा क्या है क्या नहीं, और पूरा स्टोरी वाइज दोस्तों इतना एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक कि आज के बाद आपको संसद को लेकर के, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनका कौन सा क्या स्थान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो मेरे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाइए, तो माफ करना दोस्तों, जो मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, मैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पढ़ाने में मैं आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने में दोस्तों मैं आपको पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मुझे कृपया करके और टीचरों की तरह मत बनाइए। मेरी जो स्टाइल है पढ़ाने की, मेरी जो तरीका है पढ़ाने का, मुझे बने रहने दीजिए, क्योंकि इस तरीके से ही मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। आप लोगों में से किसी की कमेंट आई थी मेरे पास में, उस कमेंट में कहा गया था कि सर प्लीज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाइए, इधर उधर की बातें करने से ज्यादा समय जाता है। तो मेरे दोस्त, समय आपका पढ़ाई में जा रहा है, पढ़ाई को दे रहे हैं, और अगर वैसे हम यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं आते दोस्तों। जो बात होती है टॉपिक के चारों तरफ की, 360 डिग्री की मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो 360 डिग्री एंगल से उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और 360 डिग्री एंगल के साथ में, अर्थात उसके चारों तरफ के जितने भी फैक्ट है, अगर उनके बारे में अगर हम डिस्कस कर ले या बातचीत कर ले,
तो फिर उस कंसेप्ट के बारे में आप भूलना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में दोस्तों वो एक रटन विद्या होती है, रटने जैसी चीज होती है। 12th तक आप अभी तक आप रटते ही आए हो, है ना। तो कृपया करके उस चीज को छोड़िए, अब थोड़ा सा एनालाइज वाले सेक्टर में कूदिए दोस्तों। एनालाइज करना सीखिए, अब टॉपिकों का एनालाइज करें कि कौन सा टॉपिक, जैसे राज्य लोकसभा पर आज हम डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ डिस्कस करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या है वो, उसकी बारीकी पॉइंट टू पॉइंट जिसकी पॉइंट की आप बात करते हैं ना, वो आपको बुक में मिलेगा, किताबों में मिलेगा। जितना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना किताबों से पढ़ लीजिएगा, हम भी नोट्स दे देंगे आपको, उस नोट्स से पढ़ लीजिएगा, पर पहले कम से कम उसको व्यवहारिक तौर पर समझ तो लो यार, ठीक है ना। और जब हम व्यवहारिक तौर पर किसी को समझते हैं तो हमें काफी सारे उस बारे में सिर्फ डिस्कस करना होता है, उसके बारे में चर्चा करनी होती है, ठीक है। तो कृपया करके, हो सकता है भाई आपकी लेवल बहुत ज्यादा है, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा समझदार है, आप समझते हैं कि क्या होता है, इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन दोस्तों का भी, उन स्टूडेंटों का भी ख्याल रखिए जो पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो उसी कारण से दोस्तों हम सिर्फ जीरो से, मेरा एक स्पष्ट कहना है, बिंदु से सिंधु तक का सफर, हमारे इन पूरे फुल लेंथ लेक्चरों में हम बिंदु से अर्थात 0 से 100 अर्थात सिंधु तक का सफर हम लेक्चरों के तहत तय करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने लोकसभा वाले चैप्टर की। आज लोकसभा जिसके अंतर्गत हम कंप्लीटली लोकसभा के संबंध बात करेंगे। तो लोकसभा में सिर्फ बेसिकली जान लीजिए कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा का गठन, ठीक है, कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे लोकसभा की शक्तियों के बारे में। तो विशेष करके हम सिर्फ दो चीजों पर यहां डिस्कस करेंगे, लोकसभा का गठन समझेंगे, गठन होता कैसे है, ठीक है। इसके अलावा इसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, इसी में हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से, कि लोकसभा है क्या, ठीक है। तो अब मेरे दोस्तों इस स्लाइड पर मैं आपसे कम से कम 5 मिनट लेने वाला हूं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के सिर्फ मुझे सुनिए ध्यान से, है ना। कोई किताब, अभी कोई किताब मत देखिए, अब पूरा ध्यान हटा दीजिए, अब सिर्फ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ सुनिए दोस्तों। लोकसभा या राज्यसभा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिनको बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं है, फिलहाल दिमाग से इन चीजों को हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। अगर आपने कभी देखा हो, कभी अगर आपने हमारी लेक्चर लिया हो, जिस लेक्चर में अगर आपने कभी इस ट्राइंगल सिस्टम को हमसे जब हमने कभी डिस्कस किया, इसको पढ़ा हो कभी, तो जब हम इस ट्राइंगल सिस्टम की बात करते हैं, देखिए कोई भी देश होता है, उस देश में एक शासन व्यवस्था होती है, ये तो आप समझते हैं, उस देश को चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था होती है, ठीक है ना। उस शासन व्यवस्था में ये बताइए, क्या एक व्यक्ति पूरे शासन को चला सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं चला सकता, उनके लिए पूरा एक संगठन चाहिए, ठीक है ना। अब वो संगठन, अब संगठन क्या दोस्तों, क्या एक संगठन भी क्या पूरे देश को चला सकता है? भाई एक संगठन, अगर एक देश को पूरी सारी व्यवस्थाओं को, अगर एक ही संगठन को वो काम दे दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया आगे चल करके, उस कार्य को संगठनों में तोड़ दिया गया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, तो पूरी शासन व्यवस्था में 3 इंपॉर्टेंट काम खोज के निकाले और उन तीनों कामों को तीनों अलग अलग संगठनों को दे दिया, ठीक है। तो एक संगठन को दिया कि भाई जिन नियमों से, जिन कानूनों से इस देश का संचालन होगा, ये देश चलेगा, ऐसे कानून नियम कायदे कौन बनाएगा? तो एक व्यक्ति उसके लिए खड़ा किया, व्यक्ति अर्थात कि एक संगठन बना दिया उसके लिए, ठीक है, ये एक संगठन बना दिया। इसको नाम दे दिया गया विधायिका। क्या नाम दिया दोस्तों, याद रखिएगा, विधायिका, ठीक है। तो ये विधायिका क्या करेगी, उस देश से संबंधित जितने भी कानून होंगे वो सब कानूनों का निर्माण करने का काम करेगी विधायिका, ठीक है। चलिए अब सब कानून बनकर तैयार हो चुका है, कानून बनके फाइल में तैयार हो चुका है, फाइल रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब इस कानून को क्या करना है, क्या संसद में, क्या जहां बना हुआ है, चल मैं संसद की बात नहीं कर रहा हूं, जहां उन लोगों ने बैठ के बनाया उस कानून को, क्या वो कानून वहीं रहने वाला है या फिर आगे बढ़ेगा? तो सिर्फ रखने के लिए तो कानून नहीं बनाया है, देश को चलाने के लिए कानून बनाया। तो भाई उस कानून को, जो फाइल बनी है, उससे देश में कानून जनता के बीच लाना भी तो पड़ेगा, तभी तो जनता उस कानून के नियमों का पालन करेगी, ठीक है ना। तो वो कानून जब जनता में आएगा, तो दोस्तों वो जनता के बीच में कानून कौन लेके आएगा? क्या विधायिका लेके आएगी? नहीं भाई, विधायिका को तो आपने पहले से ही काम दे दिया सिर्फ कानून बनाने का,
ठीक है ना। तो अब विधायिका से वो फाइल लेकर के जनता के बीच में जो आएंगे और उस नियमों का पालन करवाने काम करेगा, वो एक अलग व्यक्ति को अर्थात एक अलग संगठन को वो काम सौंप दिया और वो उस संगठन को नाम दे दिया गया यहाँ पर कार्यपालिका। क्या नाम दिया दोस्तों? कार्यपालिका। ठीक है, ये दूसरा संगठन हो गया आपका कार्यपालिका। ठीक है, एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो पहले संगठन को कानून बनाने का काम दिया हमने, जिसको नाम दे दिया विधायिका, और एक संगठन को काम दिया हमने कि विधायिका से वो कानून वाली फाइल लेकर के और जाइए जनता के बीच में और ये जो कानून बनाकर दिया है इसका पालन करवाइए पूरी जनता से। ठीक है, तो उसको नाम दिया हमने कार्यपालिका। ठीक है, कार्य करवाना है इसलिए उसको कार्यपालिका नाम रख दिया। ठीक है ना। अब ये कार्यपालिका कौन होती है दोस्तों? आपको अच्छे से याद होगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं जो जनता के लिए कार्य करते हैं वो सब के सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिर्फ न्यायिक क्षेत्र को छोड़ करके जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी लोग आप देखते हो आपके आस पड़ोस में, आपके सरकारी कार्यालयों में, कहीं भी जाओगे आप, कहीं पर भी जो सरकारी कर्मचारी जो भी दिखेगा, समझ जाइए कि वो आपकी कार्यपालिका का एक हिस्सा है। ठीक है, वही कार्यपालिका है ना। अब उसके बाद में चलिए कानून बन भी गया, जनता के बीच चला भी गया। अब क्या हो सकता है भाई? अब मान लेते हैं कि अब जो विधायिका ने जो कानून बनाया था, हो सकता है वो कानून एक ऐसा कानून बन गया जो जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है, जनता के अधिकारों को छीन रहा हो। मतलब जनता के पास में पहले से ही संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में जनता को लगा कि यार विधायिका ने एक ऐसा कानून लेकर आई है जिससे हमारे मूल अधिकार छिन रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे जनता में तो त्राही त्राही हो गया, क्योंकि कार्यपालिका को इससे सबसे कोई मतलब नहीं था। भाई विधायिका ने जो कानून दिया उसने जनता में लागू कर दिया। ठीक है, अब जनता को तो समस्या आने लगी, हम लोगों को नागरिकों को समस्या आने लगी। तो अब नागरिक क्या करेंगे भाई? कार्यपालिका तो सुनने को तैयार नहीं है, वो तो अंधी गूंगी भेरी हो चुकी है, वो उसको कोई मतलब नहीं है आपको। वो विधायिका भाई संसद तक तो किसी की पहुंच होती नहीं है कि डायरेक्ट सीधे जाकर के वो विधायिका में जाकर बोल दे कि भैया कानून आपका वापस लीजिए, और आप बोल भी दोगे तो भी विधायिका आपसे वापस नहीं लेगी। ठीक है, इतना आसान तो होता नहीं विधायिका द्वारा कानून वापस लेना। तो अब क्या करेंगे? तो एक आम नागरिक परेशान ना हो इसके लिए दोस्तों एक और व्यवस्था की गई, एक और संगठन बनाया और उसको नाम दिया दोस्तों न्यायपालिका। क्या नाम दिया? न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका का जो शक्ति है वो सर्वोच्च होती है, स्थान जो होता है वो सर्वोच्च होता है, कार्यपालिका और विधायिका से पूरी तरह पृथक रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन संगठन बनाए थे किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। क्या पूरा क्लियर हो पा रहा है ना दोस्तों? समय लग रहा, लग जान दीजिएगा प्लीज, समय को मत देखिए यार 2 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए समय को मत देखिए, बस आप समझने पे कॉन्सेंट्रेट करें। क्या आपको समझ आ रहा है पूरा? तो ये 3 संगठन बनाए दोस्तों, यही 3 संगठन होते हैं हमारी शासन व्यवस्था। क्या होती है? शासन व्यवस्था। और इन्हीं तीनों संगठनों को मिलाकर ही बोलते हैं शासन व्यवस्था। और ये शासन व्यवस्था के यही ये 3 अंग है। कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों गठन समझ आए दोस्तों? तीनों संगठन समझ आ गए ना? तो ये तीनों शासन के अंग होते हैं। ठीक है, तो 3 अंग तो हमने यहां पर देख लिए। अब ये स्टोरी पूरी, हालांकि जो अभी शासन के अंग हमने देखे हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हमारे आज के टॉपिक का कहीं से कहीं तक कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन मैंने क्यों बताया, वो इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि आज के इस लेक्चर में भी हम 3 संगठनों पर बात करने वाले हैं, 3 अंगों पर बात करने वाले हैं। और मेरे बहुत थोड़े भोले भाले स्टूडेंट ऐसे हैं जो जो दोनों तीनों के संगठन है ना, इनको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो शासन व्यवस्था के इन 3 अंगों को कृपया करके अलग रखिएगा। ये 3 शासन व्यवस्था के जो अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये शासन व्यवस्था के अंग है। किसके है? शासन व्यवस्था के अंग है। और आज जो हम बात करेंगे ना, वो संसद के अंगों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संसद के अंगों की बात करेंगे। ठीक है, हालांकि उससे पहले हम संसद के बारे में भी समझेंगे, लेकिन संसद के अंग अलग है और शासन व्यवस्था के अंग अलग है। तो ये जो अभी हमने 3 अंगों की बात की है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों शासन व्यवस्था के अंग है, याद रखिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का संसद वाला कंसेप्ट। क्लियर है ना दोस्तों अभी तक का? चलिए अब दोस्तों हम संसद की जरा समझ लेते हैं संसद क्या है। ठीक है, अब जरा जो हमने अभी तक 3 अंगों को देखा था, 3 अंगों को देखा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब दोस्तों क्या करोगे आप लोग कि विधायिका और कार्य, चलिए छोड़ दिए इस मैटर को पूरी, अब छोड़िए, अब संसद को हम नए सिरे से समझते हैं। चलिए दोस्तों, संसद है
संसद भवन है अर्थात ये कि जब भी हमारे कोई आम चुनाव होते हैं, देश को चलाने के लिए एक सरकार नियुक्त करनी होती है, हम लोगों को चुननी होती है, निर्वाचित करनी होती है। तो सरकार के जो भी प्रतिनिधि होते हैं अर्थात जिनको हम चुनते हैं, वो लोग, अब चलिए मान लेते हैं जो हमारे यहाँ आम चुनाव होते हैं, आप सभी को पता है 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक होता है लोकसभा का चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है। एक होता है विधानसभा का चुनाव जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री चुना जाते हैं। और एक होते हैं, अगर गांव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो पंचायत चुनाव होते हैं। और शहरों की बात करेंगे तो या जो है नगर निगम या जो है नगर पालिका के चुनाव होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, है ना। तो अब आपने चुनाव भी हो चुका है, प्रतिनिधि आपके जीत भी चुके हैं। अब जीत करके वो क्या करेंगे भाई? क्या अपने अपने घर बैठ के कार्य करेंगे? वो नहीं। तो ये जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो जीत जाते हैं, वो जीत करके दोस्तों दिल्ली पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली संसद में पहुंचेंगे। दिल्ली में एक संसद भवन का निर्माण किया गया है, जैसा कि आपको ये पिक्चर दिख रही है। जैसा कि आपको ये जो पिक्चर दिख रही है ना, ये पिक्चर दिख रही है आपको, ये इस प्रकार का एक संसद भवन बना दिया गया है। ठीक है, तो अब जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं आपके, वो सब के सब संसद भवन में जाएंगे। संसद भवन में जाकर के और सेपरेटली लोकसभा का मतलब अलग अलग इस प्रकार से रूम बने हुए होते हैं जहां पर उन्हें बैठ करके और डिस्कस करना होता है। ठीक है, इनको बैठ करके डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो जो आप इस प्रकार से पिक्चरों में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कैसी बैठक होती है, इसी प्रकार की बैठकें होती है। तो दोस्तों मेरे, संसद जो है, एक संसद भवन पूरा बना हुआ होता, उस संसद भवन के अंदर ही आपके सभी प्रकार के जितने भी कानून नियम जो बनते हैं, अधिनियम आते हैं बन करके, वो सब संसद भवन से ही बनकर आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, विधायिका, ठीक है, विधायिका बनाने का कार्य करती है। तो यहाँ अब हम विधायिका की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आ चुकी है संसद। ठीक है, अब विधायिका, संसद, ये भी इन्हीं में सब में शामिल है आपस में, इसलिए मैंने आपको पहले ही शासन के 3 अंग समझा दिए, वो उनको अलग रखिएगा। ठीक है, यहां मिक्स मत कर देना प्लीज दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं मिली जुली भगत होती है, मतलब मिले जुले हुए होते हैं ये लोग, है ना। तो संसद, अब विधायिका कहां से निकलती है संसद में से, वो ही मैं बताऊंगा आपको आगे चल करके। फिलहाल आप जो मैं बता रहा हूं वो समझिए। तो संसद भवन के अंतर्गत कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। अब सिर्फ कानून निर्माण ही नहीं दोस्तों, देश से संबंधित प्रत्येक कार्य जो भी होता है वो सबका सब संसद भवन के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? संसद भवन के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब क्या संसद भवन में भी क्या 1 या 2 व्यक्ति मिलकर कार्य कर लेंगे? बताइए। अच्छा चलो, एक संगठन बना लिया तो क्या एक ही संगठन कार्य कर लेगा? सारे कार्य कर सकता है क्या? भाई, आप लोगों ने, भारत का विस्तार इतना फैला हुआ है, भारत के अलग अलग कोनों से कई सारे सांसद चुनकर गए हैं, जीत कर गए हैं, चुनाव जीतकर अब वो संसद पहुंच चुके हैं। तो क्या संसद में क्या हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के लिए अपने टेबल कुर्सी, अपना ऑफिस लेकर के बैठ जाएगा कानून बनाने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। सभी लोग मिलेंगे, फिर उनका जो संसद सब चुनकर गए हैं उनका भी एक प्रधान होगा, उस सारे लीडर की टीम का एक प्रधान होगा, है ना। तो वो जो प्रधान होगा, जो जीत कर गया है, जिस पार्टी से की जीत सबसे ज्यादा हुई है, जिसको सबसे ज्यादा चुनाव में वोट मिले हैं, उसका जो भी प्रधान होगा वही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो अब दोस्तों एक कमेंट का जवाब दे रहा हूं आप लोगों की। एक कमेंट आई थी मुझे कि सर, जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसी प्रकार से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता, बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये किसने कहा है आपसे? लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है दोस्त, प्रधानमंत्री नहीं होता है। बल्कि समझ लीजिए, प्रधानमंत्री का तो संविधान के अंतर्गत भी कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री जैसा कोई पद है ही नहीं दोस्तों। क्या है? प्रधानमंत्री जैसा कोई पद है ही नहीं है। ये तो हमारी परंपरा के अनुसार बन चुका ये पद प्रधानमंत्री का। ठीक है ना, वो सिर्फ एक सदन का नेता हो सकता है, वो अपने ग्रुप का, अपनी टीम का लीडर होता है बस। ठीक है, लोकसभा का मैटर अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि लोकसभा में प्रभुत्व उसी का होता है व्यवहारिक रूप से देखें तो, लेकिन लोकसभा एक अलग चीज होती है ना, उसके अध्यक्ष अलग होते हैं। अब जरा समझिए बात को। तो आपको संसद समझ आई। संसद में सब सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचे।
निर्वाचित होकर के सब लोग आए, उन्होंने अपनी सरकार बनाई संसद के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से संसद में भी 3 अंग होते हैं। जब कोई एक अधिनियम भी पारित होना होता है, जब कोई विधेयक आता है, उस विधेयक को जब वो कानून बनाना होता है ना, तो उस विधेयक को कानून बनने में विधेयक क्या होता है भाई, मान लेते हैं कि कोई चीज चल रही है, भी कोई कार्य करवाना है सरकार को, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी कार्य करवाना, कोई योजना, जैसे कि अभी अभी देश में एक जो है कृषि कानून व्यवस्था आई थी, कृषि कानून के लिए 3 बिल जो है अभी पास हुए थे, है ना, जो हालांकि वापस ले लिए गए हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का एक कानून बनाना है सरकार को, तो क्या होगा, क्या एक ही सदन के द्वारा, क्या एक ही व्यक्ति के द्वारा वो पास कर दिया जाएगा? नहीं। तो जब भी कोई कानून बनाना होता है, तो प्रथम बार जब पेश होता है सदन के सामने, तो दोस्तों जब तक उस पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक उसे हम विधेयक बोलते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन कह सकते हो, एक तरह से आप जो एप्लीकेशन होती है उसे हम विधेयक बोल सकते हैं। और जिस दिन वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में कानून बन जाता है, उसके बाद ही उस विधेयक को अधिनियम बोला जाता है। ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो विधेयक होता है, विधेयक दोस्तों संसद में बनने के लिए उस विधेयक को 3 जगह से पास होना पड़ता है। अब 3 जगह कौन कौन सी होगी दोस्तों? वही संसद के 3 अंग। ठीक है ना। अब दोस्तों वापस जरा स्लाइड पर देखिए, ये जो संसद है आपकी, ये पूरी संसद है दोस्तों, ये मैंने आपको यह ग्राफ में समझाने का प्रयास किया है। ये संसद है, संसद भवन है आपका ये। इस संसद भवन के 3 अंग होते हैं। सबसे प्रमुख होते हैं यहां पर राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के प्रथम अंग कौन है? राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये दोस्तों हम व्यवहारिक रूप से समझ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये व्यवहारिक रूप से समझिए इसको। संसद के 3 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है ना। तो लोकसभा जो संसद का एक अंग है, लोकसभा, उस पर आज हमारा कंप्लीट डिस्कस होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे राज्यसभा की। और चूंकि राष्ट्रपति पर हम पहले ही लेक्चर ले चुके हैं, अगर राष्ट्रपति वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन में जाकर के, और दोस्तों इसी की अर्थात राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र 2 वाली प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओके करें, उसमें आपको राष्ट्रपति का लेक्चर मिल जाएगा, उस लेक्चर को जरूर देख ले। तो राष्ट्रपति के बाद में अब ये लोकसभा हमारी स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों अभी लोकसभा को आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद में फिर राज्यसभा की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो क्या अब आप लोग समझ पाए कि किस प्रकार से संसद का एक गठन होता है, किस प्रकार से संसद का ये एक अंग है लोकसभा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ी देर के लिए जब हम संसद की बात करेंगे, तो राष्ट्रपति साहब को एक तरफ कर दीजिए। अब संसद के पास में कितने अंग बचे हैं दोस्तों? 2। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। हम अधिकतर अब इसी दोनों की बात करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ दोनों की बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की। अब सुनिए, एक बात और दिमाग में फिट कीजिएगा आप लोग। संसद के अंदर जो ये दोनों सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों के स्वरूप अलग अलग है। किस प्रकार से अलग अलग है? राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, राज्यसभा उच्च सदन होती है, जबकि लोकसभा निम्न सदन होती है। ठीक है, राज्यसभा के अंदर दोस्तों, राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। किसमें? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वहीं जब हम लोकसभा की बात करते हैं, जो निचला सदन है संसद का, उसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने दोस्तों? 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम वर्तमान की बात करें, तो राज्यसभा में मात्र अभी 245 सदस्य है, और लोकसभा में 445 सदस्य है। तो माफ कीजिएगा, 545 सदस्य है। ठीक है, तो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। इस डाटा को भी याद रखिए। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? लोकसभा के में जो सदस्य बैठते हैं, कितने बैठते हैं अभी बताया मैंने आपको? 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं, जो कि वर्तमान में 545 बैठते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से, क्या सबके सभी का जो है निर्वाचन होता है? क्या सभी का चुनाव होकर आते हैं, सब जीत कर ही आते हैं क्या? तो मेरे दोस्त, इसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि 530 सदस्यों का निर्वाचन होगा, अर्थात चुनाव होगा विभिन्न राज्यों से।
ठीक है ना, कितने 530 सदस्यों का तो चुनाव होगा। उसके बाद में 20 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। और इसके अलावा 2 सदस्यों का अलग नियुक्ति होगी, जो एंग्लो इंडियन होंगे उनकी नियुक्ति होगी, अलग से नामांकित होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, वर्तमान में तो 530 सदस्य तो हमारे निर्वाचित होकर आ ही रहे हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों से दोस्तों 20 की जगह 13 आ रहे हैं। जो बचे हुए हैं, वो बचे हुए सदस्य दोस्तों ऐसा नहीं है कि कम पड़ गए, कम नहीं पड़े, बल्कि नेता तो कभी कम पड़ ही नहीं सकते हैं। ये कम नहीं हुए हैं दोस्तों। जो हमारा जम्मू कश्मीर आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, हमने उसके लिए ये सीटें छोड़कर रखी हुई है लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत। ठीक है, तो वो सीटें छोड़कर रखी है, तो हमेशा ही वही सीटें खाली रहती है अभी तक। ठीक है, तो दोस्तों अभी 20 की जगह 13 सदस्य कहां से आ रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 एंग्लो इंडियन अभी भी निर्वाचित हो रहे हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के अभी हमारे पास में लोकसभा में 545 सदस्य बैठते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में जब हम राज्यसभा की दोस्तों बात करेंगे, इसके जो उच्च सदन है, तो राज्यसभा, अब एक बात और यहां सुनिए, लोकसभा का गठन हर 5 साल में होता है। भाई जो चुनाव होते हैं आपके, लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, तो कब होते हैं? हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का कभी चुनाव सुना है आपने? राज्यसभा का चुनाव होता है क्या? नहीं दोस्तों, राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं होगा। सुनिए, इनका भी दोस्तों, इनके जो है ये भी निर्वाचित होते हैं हालांकि, लेकिन इनका चुनाव अलग तरीके से होता है, अलग प्रकार से होता है। तो इसमें सुनिए, राज्यसभा के अंतर्गत जो 245 का मैक्सिमम, 250 का जो मैक्सिमम आंकड़ा है सदस्यों का, उसमें से 238 सदस्य राज्यों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में वही जम्मू कश्मीर वाली स्थिति के कारण दोस्तों आज भी 233 सदस्य हमारे राज्यों से आते हैं और वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 250 होने चाहिए थे और 245 सदस्य राज्यसभा में अभी मौजूद है। अब राज्यसभा का गठन कैसे होता है, जरा इसको समझिए दोस्तों। राज्यसभा का गठन ना कोई 5 साल में, ना 2 साल में, ना 10 साल में, ऐसा कोई गठन नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा कभी भी लोकसभा की तरह भंग नहीं होती। राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य, 1/3 मतलब कितने दोस्तों? 33.33, अर्थात 33 पॉइंट, मतलब लगभग लगभग समझ लीजिए 33% सदस्य, 33% सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। कितने साल में? हर 2 साल में 33% सदस्य, उसके जितने भी पूरे सदस्य हैं आपके 245 सदस्य, उन 245 सदस्यों में से हर 2 साल में 33% सदस्य उसके जो है रिटायर हो जाएंगे और वो 33% सदस्य नए आ जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम जो इनका कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। मतलब कोई भी राज्यसभा का सदस्य जो आता है राज्यसभा में, वो 6 साल के बिना, 6 साल कंप्लीट होते ही चला जाएगा। अर्थात जो 33%, अर्थात 1/3 सदस्य जो हटते हैं हर 2 साल में, वो वही हटते हैं जिनका 6 साल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। अब इसमें राज्यसभा के में दोस्तों एक बात याद रखिए, अध्यक्ष की जब हम बात करेंगे तो लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उनको हम अध्यक्ष बोलते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, वहीं राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता, वह सभापति होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य खुद चुनकर के बनाते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही चुनकर आता है। जबकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब है, वही राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर हुआ है ना? ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं दोस्तों लोकसभा राज्यसभा के बीच में? ठीक है, अभी तक की कहानी पूरी क्लियर होनी चाहिए। अभी तक की कहानी पूरी क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। काफी लंबा टाइम हो चुका और अभी तक हमारा सेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था पहले ही जो है नोटिफिकेशन दे दिया था आप लोगों की आज की क्लास काफी लंबी होने वाली है, काफी मजेदार भी होने वाली है। जिनको पेशेंस है, जिनको धैर्य है, उसको बहुत मजा आने वाला है। और मैं बता रहा हूँ आपको, राज्यसभा पे जब क्लास लेंगे ना तो फटाफट निकल जाएगी, फटाफट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे कंसेप्ट पर हमने बात यही कर ली लोकसभा में।
ठीक है। अब राज्यसभा में सिर्फ डाटा देखना है और आगे बढ़ना है, कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं राज्यसभा में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, ये हमने कुछ सीटों को दिया हुआ है, जैसे लोकसभा है, अब सिर्फ हम लोकसभा पर आ चुके हैं, संसद पर कंप्लीट बात हो चुकी है, राज्यसभा को भी हमने एक नजर में देख लिया है। अब जरा लोकसभा, सिर्फ लोकसभा की हम बात करेंगे। तो दोस्तों लोकसभा देखिए, ये लोकसभा की सीटें हैं कितने, 545, फ्री टाइम में गिन लेना है ना, ये बिंदु रखे ना, ये सीटें हैं सब, 545 सदस्य हैं। अब इसमें कौन अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष को किसका होगा ये समझ लेते चलिए। तो लोकसभा में दोस्तों एक सरकार, जो हमारी जो वास्तविक सरकार होती है वो लोकसभा में ही होती है। कहां पर होती है? लोकसभा में ही होती है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं, ये सब जो सरकार, वास्तविक सरकार होती है व्यवहारिक रूप से, वो कहां होती है? लोकसभा में होती है। ठीक है ना। तो लोकसभा में दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आपको ये येलो टाइप के जो बिंदु दिख रहे हैं, ये सब एक ही दल के लोग हैं, ये सब एक दल के निर्वाचित सदस्य हैं, है ना। और इस प्रकार से जो अलग अलग कलर में आपको ये दिख रहे हैं, ये अलग अलग दलों के हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वोट या सबसे ज्यादा सीटें जिस दल के पास होगी उसी की सरकार होगी यहाँ पर। ठीक है, और इनके एक अध्यक्ष होंगे, जैसे कि वर्तमान में हमारे बिरला साहब है। ठीक है ना, ये बिरला साहब है, ओम बिरला साहब, तो ये अभी लोकसभा के, हमारी वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब इस सेशन को अब हम कंटिन्यू करेंगे और अब समझेंगे लोकसभा का गठन। और इस लोकसभा के गठन में दोस्तों हम 7 पॉइंटों पर बारी बारी चर्चा करेंगे। लोकसभा का गठन एक अकेला टॉपिक नहीं, इसके अंतर्गत भी ये 7 टॉपिक समाहित होते हैं। 7 टॉपिकों से मिलकर, 7 कंसेप्टों से मिलकर के पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, या कहें कि आपके जो है 7 टर्मिनोलॉजी मिला करके आपका एक पूरा कंसेप्ट अर्थात लोकसभा का गठन कंप्लीट होता है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर ले लोकसभा के बारे में। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर चुके हैं कि लोकसभा संसद का एक निम्न सदन होता है, सदन का प्रथम सदन कह सकते हैं, या फिर निम्न सदन भी इसको हम कह सकते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं दोस्तों? लोकप्रिय सदन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, लोकप्रिय सदन कौन कहलाता है? राज्यसभा या लोकसभा, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों? ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां बन सकता है। तो लोकप्रिय सदन लोकसभा कहलाता है, कारण उसका है कि लोकसभा में प्रत्येक सदस्य वो बैठता है जो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आया है। डायरेक्ट, सीधे, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जो लोग आते हैं, जो सांसद आते हैं, वही लोकसभा में बैठते हैं। इसी कारण से इसी को लोकसभा को ही जो है लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए, क्योंकि इसके सदस्य जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। भाई मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब वास्तविक सरकार लोकसभा से बनती है, लोकसभा में शासन करती है, तो लोकसभा के पास ज्यादा अधिकार होते हैं, बल्कि राज्यसभा के पास बहुत कम अधिकार होते हैं। अनेक महत्व में संसद का आशय लोकसभा से ही ले लिया, मतलब सामान्य तौर पर जब हम संसद की बात करते हैं तो अकेली लोकसभा को ही हम संसद कह देते हैं। क्यों कह देते हैं दोस्तों? क्योंकि लोकसभा में जब किसी दल के पास में प्रभुत्व होता है, बहुमत होता है, तो उसके अनुसार ही अधिकतम नियम कायदे जो है, नियम रूल्स वगैरह अधिनियम जो आते हैं, वो लोकसभा की खुद की मर्जी के अनुसार आ जाते हैं। और जितने भी धन विधेयक से संबंधित कार्य होते हैं, धन से संबंधित जितने कार्य होते हैं, वो सब के सब भी लोकसभा की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों हम जरा लोकसभा के गठन पर बात कर लें कि लोकसभा का गठन दरअसल ये होता क्या है, ये गठन क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सदस्य संख्या की। तो लगभग ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि इसमें सदस्य कितने होंगे, है ना। लेकिन फिर भी अब एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। पहले हम सदस्यों की बात करेंगे, कितने सदस्य होंगे। उसके बाद हम निर्वाचन की बात करेंगे, इनका निर्वाचन कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे कि जो निर्वाचन करते हैं, जो मतदाता है, जो चुनाव वोट डालते हैं, जैसा कि आप लोग, हम लोग, तो वो उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। उसके बाद में सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, जो है चुनाव में खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए क्या सदस्यता होनी चाहिए उसके पास में, उसका कार्य, लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा, अधिवेशन क्या होता है, कैसे बुलाया जाता है, लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होते चले। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लोकसभा के सदस्य संख्या की, जिसके अंतर्गत दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो जाती है। मैं आपको अभी नोटिफाई करवा रहा हूं, है ना। इस पर ध्यान न दें और पीडीएफ जो है डाउनलोड करते वक्त उसको ठीक कर ले, क्योंकि पीडीएफ बनाने वाली हमारी टीम अलग है, जिससे छोटी मोटी गलती हो जाती है। ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है वो लोग, अभी इन्होंने ये काम शुरू किया है पीपीटी बनाने का, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक उनसे हो जाती है। और प्रत्येक लाइन, प्रत्येक डाटा पर मैं इतना ध्यान नहीं दे सकता दोस्तों, पूरा कंप्लीट इतना वो नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, उसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसको ठीक कर ले डाउनलोड करने के बाद में।
ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। लोकसभा सदस्य संख्या मूल संविधान में कितनी निश्चित की गई थी? 500। 31वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ था दोस्तों। इसके अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 547 निश्चित कर दी गई। लेकिन गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 सदस्य जो है मनोनीत हो सकेंगे। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस 20 प्लस 2 वगैरह वगैरह पढ़ लेना आप लोग। तो वही चीज है, समझिए इस बात को। जब पहली बार हमारे संविधान ने लोकसभा की बात की तो दोस्तों लोकसभा में यह प्रावधान किया गया था प्रारंभ में कि अधिकतम लोकसभा में अधिकतम 500 लोग या 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था करके और चले गए। ठीक है, लेकिन आगे चल करके 1974 तक पहुंचते पहुंचते 1970 तक पहुंचते पहुंचते जब हमारे इंदिरा गांधी साहब की सरकार आती है तो उस समय दोस्तों एक 31वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 31वां संविधान संशोधन। और इस 31वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसमें व्यवस्था की गई कि 500 से बढ़ा करके ये पद 547 कर दिए, 547 कर दिए। ठीक है ना, तो 547 सदस्यों मतलब सीट कर दी राज्यसभा लोकसभा के अंतर्गत। लेकिन इससे भी इनका जी नहीं भरा, इससे भी इनका जी नहीं भरा। उसके बाद में दोस्तों एक गोवा और जो है दमन द्वीप वाले एक अधिनियम पुनर्गठन आया था। पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? जब ये गोवा और दमन द्वीप को जब पुर्तगालियों ने खाली किया, जब इस पर भारत का कब्जा हुआ तो उसके लिए अलग से कानून बना था दोस्तों। तो उस कानून के तहत उसका एक पुनर्गठन अधिनियम आया था, जो आया था इस 1987 में। तो दोस्तों इसके द्वारा फिर से इसमें जो है संशोधन किया और संशोधन करते हुए इसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई और 530 मतलब ये निश्चित करते हैं, 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया और कह दिया गया इस पुनर्गठन अधिनियम के बाद में 1937 में गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1937 जो आया था, इसमें अब एक अलग से व्यवस्था की। इसमें व्यवस्था ये कर दी गई कि विभिन्न राज्यों से जो निर्वाचित होकर सांसद आते हैं उनकी अधिकतम संख्या 530 हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 530। इसके अलावा 20 सदस्य, कम से कम 20 सदस्य, माफ कीजिएगा, अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। इसके अलावा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो होंगे वो एंग्लो इंडियन कहां से आएंगे? एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से लास्ट वाली लाइन में दे दीजिए 530 सदस्य हो गए आपके निर्वाचित होकर आने वाले, 20 सदस्य हो गए केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले और 2 सदस्य हो गए एंग्लो इंडियन। तो इस प्रकार तीनों को अगर हम मिला दें तो कितने बन जाते हैं? 552। तो इस प्रकार से 552 सदस्य लोकसभा में लोकसभा के में सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी मात्र 545 सदस्य ही वर्तमान में लोकसभा में है। ठीक है, कम कहां से हुए हैं दोस्तों? तो कम हुए हैं जहां 530 तो 530 कंप्लीटली आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आने की अपेक्षा मात्र 13 आ रहे हैं और एंग्लो इंडियन 2 तो है ही है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 545 सदस्य अभी वर्तमान में भारत में है लोकसभा में। ठीक है, तो दोस्तों ये सदस्य संख्या आप लोग याद रखेंगे। वास्तविक रूप से कितनी होनी चाहिए? अधिकतम कितनी हो सकती है? 552, लेकिन है कितनी? 545। क्लियर हो पा रहा है ना दोस्तों? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, चलिए। अच्छा, बेसिक से ही बात कर रहे हैं ना, इसमें कुछ अब छोड़ तो नहीं रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। काफी सारे दोस्तों को समस्या आ रही थी, बीच में बहुत परेशानी आ रही थी कि सर थोड़ा सा और डिटेल में और बेसिक से समझाइए। ठीक है ना, चलिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे निर्वाचन की। तो निर्वाचन में तो आप लोगों को मैं स्पष्टली पहले ही बता चुका हूं, जो 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव, हम इसी लोकसभा के लिए चुनाव करते हैं।
लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव, हम स्थानीय चुनाव बोल देते हैं समग्र रूप से, जो विधान, जो क्या बोलते हैं आपके नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद या जो नगर पालिका होती है, या आपके ग्राम के लिए जो सरपंच के चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव, वो स्थानीय चुनाव के अंतर्गत आते हैं। बाकी एक लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव राज्य सरकार का होता है, लोकसभा चुनाव केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो निर्वाचन, निर्वाचन दोस्तों जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है, भारत में अब 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क मान लिया जाता है और लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। लोकसभा के चुनाव आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, मुझे पता है, ये तो आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, जिसने नहीं पढ़ा वो भी जानता है कि लोकसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और ये वयस्क मताधिकार क्या होता है दोस्तों? एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा चुनाव डालना ही वयस्क मताधिकार होता है। ठीक है ना, जो संविधान ने हमें मूल अधिकारों के तहत दोस्तों में राजनीतिक अधिकार के रूप में हमें अधिकार प्रदान किया है कि प्रत्येक वह वयस्क नागरिक जो भारत का नागरिक है ना, भारत का नागरिक है, वो चुनाव में मत डालने का अधिकार रखता है, उससे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। उसी को हम बोलते हैं वयस्क मताधिकार। ठीक है ना, और वयस्क होने की उम्र क्या रखी गई है दोस्तों? तो भारत में 18 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष से अगर अधिक उम्र के आप हैं तो आप वयस्क हैं और आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके अलावा मूल संविधान, ये जो एक लास्ट में लाइन और लिखी हुई है कि लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। एकल सदस्यीय रखे गए मतलब ये कि संसद में कोई भी व्यक्ति जाएगा दोस्तों तो एक क्षेत्र से एक ही जाएगा, एक क्षेत्र से एक। अरे भाई, एक क्षेत्र से एक व्यक्ति जीतेगा तो एक ही व्यक्ति जाएगा ना, है ना। एक क्षेत्र से आप दो व्यक्ति को तो जीता नहीं सकते हो, एक व्यक्ति जीतेगा तो एक ही व्यक्ति सरकार में जाएगा, संसद में जाएगा, अर्थात लोकसभा में जाएगा। ठीक है, चलिए, मूल संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए थे, किंतु बाद में इनकी अवधि और बढ़ा दी गई। संविधान के 62वें संविधान संशोधन 1990 के अनुसार इनके लिए 25 जनवरी 2000 ईस्वी तक के लिए स्थान आरक्षित किए। दोस्तों प्रारंभ में क्या था कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति है इनकी स्थिति बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी, इसलिए हमारे जो विद्वान संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के अंतर्गत जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक व्यवस्था करके रखी हुई थी, मूल संविधान में एक व्यवस्था कर दी थी कि जो क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित रखे थे, सुरक्षित रखे थे, उनको कुछ 10 सालों के लिए सुरक्षित रखे थे। और उसके बाद में उसमें प्रावधान किया गया था संविधान में कि 10 साल बाद में जो भी सरकार होगी बहुमत में या संसद में जो भी सरकार होगी, वो सरकार निर्णय करे कि इस आरक्षित क्षेत्र को हटाना है या यथावत रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 साल बाद में जब इस पर बात हुई है तो संसद ने इसको और आगे बढ़ाते चले गए, अर्थात कि उनका आरक्षण, जनजाति क्षेत्रों का जो आरक्षण और जो आरक्षित क्षेत्र थे उनको यथावत रखा, उनको और आगे बढ़ाते चले गए, उसको समाप्त नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार की मूल संविधान में कई सारी व्यवस्थाएं थी दोस्तों, जिनको ये भी स्पष्ट कह दिया गया था कि जैसे कि अब अगर हम हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी के लिए जैसे कि हिंदी में प्रारंभ में कह दिया गया था कि पूरे भारत में भी हिंदी को कोई समझता नहीं है, इसलिए अपनी जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी और हिंदी इन सबका मिक्स प्रयोग होगा। लेकिन कुछ 20 सालों का समथिंग, मुझे फिक्स डाटा तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 20 सालों के लिए किया गया था कि 20 साल के बाद में जो है अंग्रेजी को हटा करके यहाँ पर हिंदी स्टेब्लिश कर दीजिएगा, पूरे हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हालांकि आगे चल करके ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है कि एक विशेष कारण था हमारा दक्षिण भारत के लोग हिंदी को बहुत कम जानते हैं, कहे कि जानते ही नहीं, उनकी स्वयं की एक अलग भाषा होती है ना, दक्षिण भाषा जो उनकी अलग होती है, इस कारण से उन्होंने कभी हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण से हिंदी अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। तो कई प्रकार की ऐसी व्यवस्था इस मूल संविधान में की गई थी, जिन किसी को हटाना था, किसी को जोड़ना था, लेकिन हमारे संसद के अंदर जो विद्वान बैठते हैं उन विद्वानों से इतना भी नहीं हुआ, है ना, कि वो कुछ इस व्यवस्थाएं कर पाए।
जो संविधान हमारा कह रहा है उसको यथावत रख पाए। क्योंकि निजी हित, आप समझते हैं ना कि आज की संसद पूरी निजी हित पर चलती है। हालांकि पहले के जो लोग थे हमारे, जिन्होंने संविधान बनाया, वो वाकई ईमानदार थे, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ में अपने संविधान का निर्माण किया दोस्तों। और आज वही संविधान एकमात्र है जो दोस्तों आपकी, मेरी, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे देश की रक्षा कर रहा है। नहीं तो संसद में बैठने वाले जो योद्धा लोग हैं ना, ये तो कब के हमें और हमारे देश को बेच के खा जाते, पता भी नहीं चलता आज वो कहाँ होंगे, कहाँ या कहाँ होते। ठीक है, तो आज हमारे संविधान ही है जो हमको सुरक्षित रखता है, जो हमें अधिकार दिए हुए हैं, और आज कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस संविधान के कारण ही दोस्तों आज हम सुरक्षित हैं। अन्यथा मैं आपको बता ही चुका हूं कि संसद में बैठने वाले विद्वान लोग हमें कब बेच देते हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, चलिए वो एक अलग बात है, वो एक अलग कंसेप्ट है। तो क्या आप निर्वाचन को कंप्लीटली समझ चुके दोस्तों? इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बस आपको ये चीज याद रखनी है। और वयस्क होने के लिए 18 वर्ष की आयु कंपलसरी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मतदाताओं के लिए योग्यता। तो मतदाताओं के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए भाई? बेसिक सी कंडीशन है, कोई विशेष नहीं है। बेसिक सी कंडीशन है कि आपको चुनाव डालने के योग्य बनना है। तो वो क्या योग्यता होनी चाहिए? एक तो आप नागरिक हो भारत के, ठीक है। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो आप। और इसके अलावा दोस्तों जिनका नाम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित हो, भाई आप 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हो और आपके क्षेत्र में जो नियमावली है, अर्थात की जो मतदाता सूची है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। और जो है पूरे मानसिक तौर पर आप ठीक ठाक हो। ठीक है ना, संसद के किसी कानून के द्वारा अपराध, भ्रष्टाचार, गैर कानूनी व्यवहार, इनके द्वारा सब जो है आपको निरस्त नहीं किया गया हो। बस इतने बेसिक सी टर्म है, बस 2-3 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। प्रथम चीज, भारत के नागरिक होना कंपलसरी है। अगर आपको वोट डालना है तो भारत के नागरिक होना कंपलसरी है। आप पहली बात, आप भारत के नागरिक हैं। दूसरी चीज, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। तीसरी बात, आप जो है मानसिक रूप से सक्षम है। ठीक है, बस हो गया आपका निर्वाचन जो है योग्यता कंप्लीट, है ना। इसके अलावा दोस्तों सदस्यों की योग्यता है, जिनको चुनाव लड़ना है, जिन्हें चुनाव में खड़ा होना है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सेम है, कोई विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा उम्र का हेरफेर जाएगा इसके अंतर्गत कि वह भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष से ज्यादा हो। बस यहाँ पर एक डाटा आपको यह विशेष याद रखना है कि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा के किसी पद पर खड़ा होने के लिए आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। कितनी? 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो इसकी अलग होगी, याद रखिएगा आप लोग, अलग होगी ना। तो लोकसभा में कितना? 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार हो या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। बड़ी एक अजीब सी विडंबना है, लाभ के पद पर सरकारी, किसी सरकारी कार्यालय में काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, जहां भले उसको 2000 मिले, 5000 मिले, 10,000 मिले, ऐसा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, मतलब चुनाव नहीं लड़ पाएगा, समझ लीजिए आप। ठीक है, लेकिन अगर किसी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य पहले से वो है तो सदस्य बन सकता है। लोकसभा में 70, 80, 90 हजार रुपए सैलरी उठाने के बाद में लाखों रुपए अलग से मंथली ही जो है उनका जो भत्ते वगैरह होते हैं वो लेने के बाद भी उसे लाभ का पद नहीं कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर वो छोटे से पद पर सरकारी जॉब में है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी जॉब में है किसी, तो उसको लाभ का पद कह दिया गया है। तो हाँ, एक छोटे से बहुत बड़ी एक विडंबना है यहाँ पर, संसद में एक बड़ी विडंबना है। जिस दिन आपने संसद को बारीकी से पढ़ लिया ना दोस्तों, तो आपको सबसे ज्यादा कहीं गुस्सा आएगा ना, तो वही संसद पर ही आएगा। ये बात याद रख लीजिए। अभी हो सकता है आपका गुस्सा किसी और पर हो, है ना, मेरा इशारा समझिए मैं किसका बोलना चाहता हूँ। अभी हो सकता आपका गुस्सा अभी किसी और पर हो, लेकिन जिस दिन आपने संसद को पूरी बारीकी से जान लिया ना, तो सबसे ज्यादा गुस्सा आपका इन लोगों पर ही रहेगा। ठीक है, तो छोड़िए, आज मैं सिर्फ आपको इंट्रो करवा रहा हूं, डिटेल में जाने का कार्य आप स्वयं का है, आप स्वयं अपनी किताबों से पढ़ेंगे। ये मैं आपका सिर्फ रूबरू परिचय करवा रहा हूं, और प्रत्येक टीचर सिर्फ परिचय करवा सकता है, आपको उसका बाहरी जो खाका है वो समझा सकता है, जिससे कि आप अपने पथ से भटके नहीं, एक भटकाव ना हो। ठीक है ना। तो दोस्तों सरकार, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? ये 3 चीजें आवश्यक बताई गई है कि एक तो नागरिक होना चाहिए भारत का, 25, कम से कम 25 वर्ष की आयु हो। दूसरी बात, किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कार्यकाल। अब अगर कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर
परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। समय नहीं बढ़ाया जा सकता दोस्तों, याद रखिएगा, इसका समय नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ इसको भंग किया जा सकता। अर्थात कि आपने सुना होगा कभी कि सरकार गिर गई है ना, सरकार गिर जाती है, तो सरकार कब गिरती है? जब लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा भंग हुई, सरकार गिर जाती है। ठीक है ना, कि जो सरकार होती है, सरकार किसके विश्वास पर कार्य करती है? लोकसभा के विश्वास पर। लोकसभा में अगर बहुमत है तो सरकार बनी हुई है, और लोकसभा में बहुमत गिरा कि सरकार गिर जाएगी धड़ से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लोकसभा का कार्यकाल सरकार की जो एक नियमित रूप से होता है वो 5 वर्ष का होता है। हर 5 साल बाद चुनाव होकर नई सरकार गठित होती है। ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे, क्यों चाहेगा प्रधानमंत्री? क्योंकि भाई वो जो है उसके जो दल है, उस दल का नेता होता है वो, है ना। तो प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को कहकर या बोलकर परामर्श करके राष्ट्रपति के साथ में उस लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अधिवेशन। अब ये अधिवेशन क्या होता है भाई? अरे अधिवेशन क्या, लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं, स्थगित भी किए जाते हैं। इस प्रकार इस संबंध में जो है नियम केवल ये है कि लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए अधिवेशन क्या होते हैं, कुछ भी अलग मैटर नहीं है, सिंपल सी बात है, बैठक। सभी लोग मिलकर जब बैठक करते हैं तो उसी को हम अधिवेशन कह देते हैं। ठीक है ना, अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा इन सबका अधिवेशन होता है। इनका अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। जो अधिवेशन होती, जो बैठकें होती हैं, इन बैठकों का आमंत्रण कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं, और इन बैठकों को भंग भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बस एक नियम आपको याद रखना है कि लोकसभा की जो बैठक होती है, उन एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच का जो गैप है ना, वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में कम से कम 2 बार तो संसद की बैठक अर्थात लोकसभा की बैठक होना ही चाहिए। क्लियर है ना, तो बैठक होना जिसमें कि ये सब बातचीत होती है, तो इसको दोस्तों हम अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को अधिवेशन कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में है लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ये गठन का हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद में शक्तियों पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। वो ज्यादा उचित होगा क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है इसमें, और एक साथ इतना ज्यादा लेंगे तो फिर है ना, लोकसभा में आपको पहले बता चुका था, एक लेक्चर में कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। चलिए लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 93, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका था कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उन दोनों का चुनाव लोकसभा के सदस्य खुद मिलकर के अपने बीच के ही किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं। ठीक है ना, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। भाई अगर लोकसभा के सदस्य चुन सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। यदि लोकसभा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, भाई देखिए जितने सदस्य उपस्थित होते हैं लोकसभा में, उनके बहुमत से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन करके अपने उसकी कुर्सी पर बिठाते हैं, है ना। तो भाई वही सदस्य उसी बहुमत के आधार पर उनको हटा भी सकते हैं। सिंपल बात है, इसमें पढ़ना क्या है यार। ठीक है ना, तो इस प्रकार से, लेकिन हाँ हटाने के लिए एक चीज होती है कि 14 दिन पहले उनको जो है इसकी सूचना देनी होती है। ठीक है, और संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। भाई इनको वेतन भत्ते तो वो तो मिलेंगे, आपको पता है बिना नेता वेतन भत्ते कार्य कर सकता है क्या? चलिए छोड़िए। ठीक है, तो दोस्तों अभी इस प्रकार से लोकसभा के कार्य और शक्तियां बची हैं, जिस पर 1 बाय 1 करके 7 पॉइंटों पर हम डिस्कस पूरा कंटिन्यूअसली बात करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों कम से कम हमें आधे घंटा और चाहिए, और अगर इसी सेशन में हम बात करेंगे तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इतनी लंबी क्लासेस देखने की आपको हैबिट नहीं है ना। हालांकि क्लासेस तो 5-5, 6-6 घंटे की भी चलती है, रिकॉर्ड हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, अटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 घंटे की क्लास भी पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल तो हैबिट आपकी बनी हुई है ना कि यूट्यूब पर 8 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो ढूंढने की। तो दोस्तों 1 घंटा लगभग हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा अभी तक हमारा लोकसभा पर डिस्कस था। बताइए कैसा लगा सेशन, क्या पर्याप्त है इतना डाटा आप लोगों के लिए? स्लाइड में भले ही कम होगा, लेकिन मैं आपको जो दोस्तों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो पूरा एकदम बेसिक से होता है, पूरा शुरुआत से होता है दोस्तों, तो बारीकी से होता है। इसके बारे में अच्छे से अगर आप समझेंगे, जानेंगे ना इसके बारे में, तो मैं जो आपको 3 स्टेप हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, लेक्चर देखने के तुरंत बाद अगर आप PDF पढ़ते हैं
पीडीएफ पढ़ने के बाद में अगर आप अपनी बुक से उसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ के अंदर इस टॉपिक को भूल जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोकसभा के कार्यों शक्तियों की। ठीक है, उससे इंतजार करें तब तक के लिए। बहुत जल्दी, हालांकि मैं तो अभी दोस्तों कंटिन्यूअसली लगा हुआ हूँ, मुश्किल से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे अभी हम। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में वापस से सेशन स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो जस्ट इसके बाद ही आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, सेकंड भाग, जिसमें हम कार्य शक्तियों की बात करेंगे, लोकसभा की शक्तियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और कंटिन्यूअसली दोस्तों आपको इंतजार नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं हैंड टू हैंड सेकंड भाग की, और आपको वहां से स्टार्ट सेकंड भाग भी कंटिन्यूअसली स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।